गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद करता हूं पिछला जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा और आपके जो लगातार व्यूज मिल रहे हैं वो मेरे लिए एक एनर्जी का काम कर रहे हैं, एक बूस्टर का काम कर रहे हैं, एनर्जी बूस्टर का, है ना। तो ज़्यादा समय आपका वेस्ट ना करते हुए मैं आपको वापस अपने टॉपिक से रूबरू करवाने का स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, देखिए बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल। एक प्रोकैरियोटिक सेल का जो डायग्राम है वो ऑलमोस्ट कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल हमने बात की थी कि ये एक आदिम यानी कि प्रिमिटिव टाइप की कोशिकाएं होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले तो बैक्टीरिया, वायरस, पीपीएलओ ये सारे इसके अंदर काउंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्टैंडर्ड अगर डायग्राम की बात करें तो वो डायग्राम हमारे सामने है जिसकी हमने चर्चा की थी। तो उसको थोड़ा सा रिवीजन करवा करके और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, एक प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरियल जो सेल है उसका सबसे बाहर का जो आवरण है उस बाहर के आवरण को कहते हैं हम सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। देखिए, अब मैं ना आपको एक एक जो पॉइंट है उनको थोड़ा साथ में लेकर के चलूंगा। क्या चीज? कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो अपने 3 लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है। सेल वॉल का जो निर्माण है वो आपके सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन आदि पदार्थों से होता है। ये एक वो आवरण है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, कवरिंग करता है और उसको एक शेप देने का काम करता है। सेल वॉल यानी कि कोशिका जो भित्ति है, ये कोशिका भित्ति बाहर का जो वातावरण है, आउटर एनवायरनमेंट से इस जीव की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है। ये जो सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, उसके अलावा इसके अंदर पैचेस भी पाए जाते हैं लाइक कैल्शियम, ठीक है, उसके अलावा पैक्टिनेज, इनके जो निक्षेपण है, पैचेस जो है वो सेल वॉल पर पाया जाता है। सेल वॉल के विषय में अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी, ये केवल और केवल प्लांट सेल में और जो प्रोकैरियोटिक सेल है जो अभी हम बात कर रहे हैं उनके अंदर सेल वॉल आउटर कवरिंग के रूप में प्रेजेंट होता है। इन केस बात करें आपके काइटिन के रूप में, तो जो फंगस वगैरह है उनको इसी के अंदर उसको काइटिन का नाम दिया जाता है। तो ये तो हो गई सेल वॉल। सेल वॉल एक आउटर कवरिंग का कार्य करता है जो प्लांट और प्रोकैरियोटिक जो एनिमल्स हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर ये पाया जाता है। इनके अगर प्रकार की बात करें तो जो सेल वॉल है, सेल वॉल आपके आगे फर्दर टाइप्स के रूप में होती है। इंपॉर्टेंट चीज है, आउटर मोस्ट जिसको बोलते हैं मिडल लेमिला, देन प्राइमरी यानी कि फर्स्ट सेल वॉल, देन सेकेंडरी एंड फाइनली अगर बात करें तो टर्सरी यानी कि थर्ड सेल वॉल। ये देखिए, मैं आपको हर एक टॉपिक को अब डिटेल से बता रहा हूं, है ना, कि जो कोशिका भित्ति है यानी कि सेल वॉल है, सबसे बाहर का आवरण है जो कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और कैल्शियम आदि के जमाव से बनती है। जिनके अगर प्रकार की बात करें तो होता है सबसे पहले मिडिल लेमिला जिसको बोलते हैं मध्य पटलिका। याद करें, हम बड़े ही स्वादिष्ट जो फ्रूट्स वगैरह है वो खाते हैं, तो फ्रूट्स के अंदर जो स्वीटनेस होती है, मिठास जो होती है, वो इस मिडिल लेमिला के डिसॉल्व हो जाने से होती है ना। तो मिडिल लेमिला देखिए, अ कनेक्टिंग डिवाइस बिटवीन टू सेल, दो अलग अलग जो कोशिकाएं होती है उनके बीच का जो पट है, जो सेप्टम है, लाइक दिस, इसको बोलते हैं अपने मिडल लेमिला। और जब एक मैच्योर प्लांट की अगर बात करें जिसमें फ्रूट बन जाता है और जो फ्रूट पक जाता है यानी कि मैच्योर हो जाता है, उस समय ये जो मिडल लेमिला है वो अपने घुल जाती है यानी कि डिसॉल्व हो जाती है और फिर हम बड़े प्यार से मतलब स्वाद ले लेकर के हम फ्रूट को खाते हैं। तो मिडल लेमिला भी इसी का एक पार्ट है। उसके अलावा बात करें प्राइमरी यानी कि फर्स्ट सेल वॉल, ये एक प्रोटेक्ट का काम करती है, ठीक है, जो कि सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का पैचेज होने की वजह से ये हार्डर और थोड़ी सी थिक होती है।
देन बात करें सेकेंडरी और टर्सरी, यानी कि द्वितीय और तृतीयक जो कोशिका भित्ति है, ये ध्यान रखना बच्चों कि विशेष केस में बनती है। अगर आपको याद हो तो आपने छोटी कक्षाओं में यानी कि 9th और 10th में एक स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, उस स्ट्रक्चर का नाम था जाइलम। क्या नाम था भाई? उस स्ट्रक्चर का नाम था आपके जाइलम। जाइलम के प्रकारों के अंदर आपको अगर याद है तो आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उसको कहते हैं वाहिका, और एक थी वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं याद होगा मेरे ख्याल से, 10वीं आपने बड़े अच्छे से की हुई है ना? तो ये जो वाहिका है और वाहिनिकाएं हैं, इनका जो निर्माण है वो कोशिका भित्ति का जो दूसरा आवरण है, यानी कि सेकेंडरी वॉल ऑफ सेल वॉल के इनफोल्डिंग होने से। इनफोल्डिंग का मतलब क्या है कि इनके वलन हो जाने से इनका निर्माण होता है। याद करो कि आपने ऐसी कोई स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, जैसे ये होती है इनकी प्राइमरी वॉल, और जब इन्हीं वाहिका और वाहिनिका यानी कि ट्रैकेट्स एंड वेसल्स के अंदर लिग्निन के पैचेस बन जाने से, लाइक दिस, ऐसे इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनी है ना, ये स्ट्रक्चर आपके कहलाती है वाहिका और वाहिनिकाएं। आपको अच्छे से पता होगा कि इनका केवल डायमीटर चेंज होता है, यानी कि इनकी जो आकार है वो चेंज होता है, बट इनके जो कंटेंट्स हैं है ना, वो एकदम से सेम होते हैं। कारण कि जो सेकेंडरी और टर्सरी जो वॉल है उनमें लिग्निन, किस चीज का बेटा? लिग्निन। लिग्निन के पैचेज होने से इनका फॉर्मेशन होता है। खैर, अब हम वापस टॉपिक पर आते हैं, और टॉपिक था हमारा सेल वॉल। सेल वॉल को मैं पुनः रिपीट करूंगा कि ये एक वो बाह्य आवरण है जो मुख्य रूप से पादपों में और सूक्ष्म जीव यानी कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है, यानी कि बैक्टीरिया है, कवक के, उनके चारों ओर एक कवरिंग के रूप में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है आकार यानी कि शेप एंड साइज को मेंटेन करना। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सेल वॉल आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए, अब हम बेटा आगे बात कर रहे हैं इसकी जो सेकेंड इनर मोस्ट जो लेयर है, और सेकेंड इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो अब हम आगे बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन, हाँ इंपॉर्टेंट चीज बेटा। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। अब देखिए, बात आती है कि इसको सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? व्हाई इट्स कॉल्ड सेलेक्टिव मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बिकॉज दिस लेयर, यानी कि ये जो परत है, ये चूज करती है, सेलेक्टिव नेचर की होती है। कैसे? एक बड़े ही एग्जाम्पल, एक अच्छे से एग्जाम्पल में बात करता हूं। अपने मेले मगरी होते हैं, रामदेव जी का मेला है ना, उसमें हर कोई पर्सन आ सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई रोक टोक नहीं है, है ना। तो वो तो नेचर है बेटा सेल वॉल का। मतलब समझ में आई बात आपको? यानी कि सेल मेम्ब्रेन इज टोटली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि पूर्णतः पारगम्य है। मतलब फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है, सॉरी, ये सेल वॉल हर किसी भी पदार्थ को, जो भी XYZ है ना, उसको अपने अंदर से पास आउट कर सकता है। अर्थात ये कंप्लीटली परमेबल है किसी भी पदार्थ को, लाइक सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन, यानी कि विलेय, विलायक और विलयन, किसी को भी रोक टोक नहीं करता। किसका नेचर है? ये तो नेचर है हमारी सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति का। लेकिन बात करता हूं कोशिका झिल्ली। किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं कोशिका झिल्ली की। ठीक है, तो ये जो कोशिका झिल्ली है, जिसको अपन क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। इसके नेचर की वजह से, इस विशेष गुण की वजह से, गुण क्या है? मान लीजिए ये आपके सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में ये डिफरेंट कोई कंपोनेंट्स है ना, इनमें से कोई स्पेसिफिक जिसकी इनसाइड द सेल नीड हो, कोशिका के अंदर की तरफ आवश्यकता हो, केवल वही एंटर करता है, लाइक दिस।
तो ये ही इनसाइड एंटर करेगा। तो इसी स्पेसिफिक नेचर की वजह से इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है, सेलेक्टिव मतलब सेलेक्ट करना, है ना। तो सेलेक्ट करके ही कोई भी सॉल्यूशन है या सॉल्यूट है उसको अंदर प्रवेश दिया जाता है। तो इस विशेष नेचर की वजह से इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, हिंदी में कहते हैं चयनात्मक झिल्ली और वर्णात्मक झिल्ली भी कहते हैं, है ना। ये तो होगी इसके विशेष लक्षण के बारे में। अब बात करते हैं कि ये जो कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है आपके लिपोप्रोटीन की। देखिए बेटा इंपॉर्टेंट नाम है ये लिपोप्रोटीन, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है एलपी। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना, वो हमारे ऊपर वाले कमरे में रह जाते हैं, यानी कि हमें मेमोराइज रह जाते हैं। देखिए लिपोप्रोटीन, अब देखिए होता क्या है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर होती है ना, एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो समय समय पर पदार्थों के आवागमन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के समय हमारी हेल्प करता है। तो यहां तक हमने अभी तक बात की है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल मेम्ब्रेन के विषय में हमने एक चीज और कल बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर होता है, आउटर कवरिंग होती है किसमें, एनिमल सेल में, यानी कि जो भी जंतु हैं और ह्यूमंस हैं उनमें आउटर जो कवरिंग है वो आपकी क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। अब आगे बात कर रहे हैं। देखिए इस सेल मेम्ब्रेन के नीचे काफी सारा फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड को कहते हैं अपने साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। क्या देखिए सेल मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ यानी कि इनसाइड द सेल काफी फ्लूइड भरा रहता है। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म और जीव द्रव्य कहते हैं। इसको आप एक समुद्र या तालाब की भांति समझें कि ये वो फ्लूइड है जिसके अंदर ऑल जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। बट हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की। तो ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक सेल के विषय में ओनली फॉर एक सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है जिसको कहते हैं आपके राइबोसोम। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राइबोसोम कहते हैं। तो इस राइबोसोम के अलावा और जो भी कोशिकांग है यानी कि अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो इसमें अब्सेंट होते हैं, यानी कि नहीं पाए जाते। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो हमने बात की भी है कि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कहते हैं आपके डीएनए सेगमेंट। डीएनए सेगमेंट कहते हैं, यानी कि डीएनए खंड कह सकते हैं, और इसी को हिंदी में कहते हैं केंद्रकाभ। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं केंद्रकाभ। अब देखिए इस शब्द का मीनिंग क्या है, केंद्रकाभ यानी कि केंद्र की तरह, बट केंद्रक नहीं है, ध्यान रखना, कारण कि केंद्र के चारों ओर क्या पाई जाती है, एक कवरिंग पाई जाती है ना, एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जिसको क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो यहां एक विकसित केंद्रक ना होकर के केंद्रक का यानी कि न्यूक्लियस का प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, यानी कि आदिम संरचना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेटा डीएनए सेगमेंट या केंद्रकाभ कहते हैं। ये मुख्य कह सकते हो, ये क्या है, मुख्य डीएनए भी इसको अपन कह सकते हैं। अर्थात एक बैक्टीरिया में जो भी आनुवांशिक सूचनाएं हैं उसको धारण करने वाला ये होता है। एक रोचक चीज और है इसके अंदर कि मुख्य डीएनए के अलावा एक और इसके अंदर वर्ताकार डीएनए पाया जाता है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लाज्मिड। एंड प्लाज्मिड इज अ स्पेसिफिक एंड यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। कारण ये बायोटेक्नोलॉजी जो है जिसमें मेडिसिन बनती है, वैक्सीन बनती है ना, तो उसके अंदर इसको काफी यूज किया जाता है, जो हम पढ़ेंगे 12th के अंदर। उसके अलावा और बात करें कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और पाई जाती है, एंड दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेसोसोम। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेसोसोम। एंड मेसोसोम इज अ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमने बात की थी, है ना। देन
इसके अलावा इसके अंदर अदर जो पार्टिकल्स हैं लाइक प्रोटीन पार्टिकल यानी कि प्रोटीन कण आदि इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल को हमने बड़े अच्छे से देखा है, जिसका जो ओवरव्यू है वो हमारे सामने है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है, वो है राइबोसोम। देखिए राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है, और जो राइबोसोम इसमें पाया जाता है वो हमारे होता है 70S, यानी कि 70S प्रकार का जो राइबोसोम है वो कहां पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम का जो इसमें प्रकार है हम आगे देख लेते हैं। ये इसके अंदर पाया जाता है 30S और आपके 50 यानी कि 30 एंड 50S टाइप के जो राइबोसोम है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर ये क्या चीज है 30S 50S, है ना? तो देखिए ये इनकी छोटी इकाइयां होती है, यानी कि बोथ आर सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, है ना, लाइक दिस। इस तरीके से एक लार्जर यूनिट्स होती है और एक स्मॉलर यूनिट्स होती है, जो मिल करके क्या बनाती है? एक कंप्लीट राइबोसोम का निर्माण करती है, जिसको अपन 70S प्रकार का राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम के बारे में हमने बात की हुई है कि इसको क्या कहते हैं? ये कोशिका के लिए क्या बनाता है? ये कोशिका के लिए बेटा प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है ना, तो प्रोटीन जो फॉर्मेशन है वो इसके द्वारा किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लें। अब हम आगे बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के ऊपर। अब बेटा हम बात कर रहे हैं एक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका को हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि इसका मतलब क्या होता है। यू का मतलब होता है वेल, एंड कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है आपके न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। क्या होता है? न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, और वेल का मतलब हो गया अपने पूर्ण विकसित। क्या होता है? पूर्ण विकसित, अर्थात ऐसी कोशिका जिसका केंद्र क्या हो? पूर्ण विकसित हो, है ना। एंड दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। अब एक यूकैरियोटिक सेल जो प्रोकैरियोटिक सेल से थोड़ी एडवांस होती है, यूं कहूं कि कंप्लीटली एडवांस होती है। और हमने बात की हुई है कि ये जो यूकैरियोटिक सेल है ये अपने नेचर वाइज 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्लांट सेल एंड सेकेंड वन इज एनिमल सेल, यानी कि एक को बोलते हैं अपने पादप कोशिका और दूसरी को कहते हैं हम जंतु कोशिका। क्या कहते हैं? जंतु कोशिका। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो दिस सेल प्रेजेंट इन प्लांट सो कॉल्ड प्लांट सेल, एंड दिस टाइप सेल इज प्रेजेंट इन एनिमल, इट्स कॉल्ड एनिमल सेल। अर्थात जो जंतु कोशिका में जो कोशिकाएं पाई जाती है जंतुओं के अंदर, उनको जंतु कोशिका कहते हैं, और जो पादपों में जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको पादप कोशिका कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इनको अलग अलग डिफाइन करेंगे, और सबसे पहले जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम पादप कोशिका। देखिए जितने भी हरे पादप हैं, जो हरे पौधे हैं, उन हरे पौधों में जो कोशिकाएं पाई जाती है उन कोशिकाओं को कहते हैं अपने पादप कोशिका। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर हमें बायो को अच्छे से करना है तो हमें डायग्राम की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जितने हम बार बार डायग्राम बनाएंगे उतना ही हमें और ज्यादा क्लियरिटी मिलती जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल। प्लांट सेल देखिए, तो डेफिनेशन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि वह कोशिका जो पादपों में पाई जाती हो उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? पादप कोशिका, है ना। इन प्लांट विच टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट, इट्स कॉल्ड प्लांट सेल। तो देखिए प्लांट सेल में अगर डायग्राम की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम इस तरीके से करें कि इसका जो आउटर मोस्ट जो लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, हमने बात की भी है कि कौन होता है? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल।
तो देखिए ये तो होगी सबसे आउटर कवरिंग, जिसको कहते हैं अपने सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो समथिंग जो सेल्स है वो इसके सराउंडिंग में होगी, तो ये कौन है भाई, ये इसकी अदर सेल्स हैं जो इसके चारों ओर प्रेजेंट होती है इस तरीके से। तो एक बार मैं आपको फिर पुनः समझा देता हूं। मान लीजिए ये इस तरीके से सेल्स है, ऐसे है ना, तो किसी एक सेल को ये इस तरीके से, तो किसी एक जो ये सेल है उसको मैं यहां जूम करके आपको बता रहा हूं। तो ये जो साइड के जो सेल्स है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो देखिए एक पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में आउटर जो कवर है वो कौन होता है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। और सेल वॉल को अभी हमने अच्छे से किया हुआ है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सेल वॉल के नीचे की तरफ एक लेयर और पाई जाती है, हाँ वेरी गुड, कौन सी लेयर होती है, वो लेयर होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है ना। तो जो सेल मेम्ब्रेन है यानी कि कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, और इसी का और क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हमें पता है कि इसका एक नाम और है, कौन, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, है ना। तो इसके ऊपर भी हमने चर्चा की हुई है कि दिस टाइप सेल इज सेलेक्टिव नेचर, ये सेलेक्ट करती है किनको, सॉल्यूशन सॉल्वेंट, उनको ये सेलेक्ट करके इनसाइड द सेल एंटर करवाती है ना। उसके अलावा बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के नीचे की ओर काफी फ्लूइड यानी कि लिक्विड पाया जाता है। उस लिक्विड या फ्लूइड को कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना। इसी साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के जितने भी कोशिकांग हैं यानी कि एनी अदर सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट ऑन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। तो प्लांट सेल का स्पेसिफिक एक फीचर्स है, कैरेक्टर है, क्या, कि इन प्लांट सेल अ लार्ज स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, दीज लार्ज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वैक्यूल या रिक्तिका। क्या कहते हैं, वैक्यूल या रिक्तिका कहते हैं। अब इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि रिक्तिका, इसी का एक नाम और है जिसको हम कह सकते हैं रसधानी। क्या कह सकते हो, रसधानी या वैक्यूल। अब ये है क्या, देखिए आपने बचपन में या कभी भी किसी भी पौधे की डाल को तोड़ा होगा, है ना, ब्रांचेस को, तो कोई लिक्विड वगैरह निकला होगा, है ना। तो वो जो लिक्विड है या रस जो है वो यहां स्टोर किया जाता है, एक्स्ट्रा जो होता है, इसको आप लेटेक्स भी बोल सकते हो, है ना। तो वो कहां स्टोर होता है, रसधानी में। और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, अ वॉल ऑफ वैक्यूल, रिक्तिका की जो झिल्ली है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना भी, रिक्तिका यानी कि वॉल ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या कहते हैं इसको बेटा, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये नीट के अंदर कि वॉल ऑफ वैक्यूल इट्स कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब देखिए, ड्यू टू लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल, सो अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन कॉर्नर, यानी कि एक बड़ी रिक्तिका की होने की वजह से जो न्यूक्लियस है बेचारा हमारा केंद्रक है, वो क्या हो जाता है, बेचारा कॉर्नर में आ जाता है, लाइक दिस, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ये है हमारा केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। अब देखिए, जिस प्रकार एक सेल के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, लाइक दिस अ सराउंडिंग वॉल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखिए सबसे आउटर मोस्ट बात करें तो इसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपने केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लियर। तो ये लो जी, ये इसकी बन गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक चीज और विशेष ध्यान रखना बेटा, जब हम कंप्लीट इसमें और आगे बात करेंगे तो हम बात करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स इनसाइड द सेल, यानी कि
विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग जो होते हैं वो परत के आधार पर, लेयर के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एकल झिल्ली यानी कि यूनिमेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जिसमें इंपॉर्टेंट है हमारा केंद्रक। क्लियर? तो केंद्रक के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जिसके ऐसे वेब्स पाए जाते हैं, नेटवर्क होता है, एंड इसको कहते हैं अपने गुणसूत्र, गुणसूत्र जाल, या इसको आप क्रोमोसोम वेब्स कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इसको क्रोमोसोम कहते हैं। अब देखिए, क्रोमोसोम के विषय में हम और आगे बात करें तो ये वो स्ट्रक्चर है इंपॉर्टेंट जो हेरिडिटी कैरेक्टर यानी कि माता पिता से जो अनुवांशिक जो लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तक ले जाने का जो कार्य है वो गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। जब हम आगे डिटेल से केंद्र को पढ़ेंगे उसमें हम इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड को कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियर फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्लूइड कहते हैं। और इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है लगभग राउंड यानी कि गोलाकार आकृति के रूप में, जिसको कहते हैं अपन केंद्रिका। क्या कहते हैं? केंद्रिका या न्यूक्लियस। देखिए, अब आपको एक रोचक चीज बताता हूं। कंप्लीट जो सेल है उस कंप्लीट सेल को कंट्रोल कौन करता है? वो करता है अपने केंद्र। देखिए, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अब हम नाम देते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, है ना। इस न्यूक्लियस या केंद्रक का मुख्य कार्य, मेन फीचर्स क्या है कि कंप्लीट जो ऑर्गेनेल्स है, कंप्लीट जो कोशिका है उसको कंट्रोल करना, है ना, उसके सेल डिवीजन को कंट्रोल करना। तो वो सारा काम कौन करता है? केंद्रक। बोले तो न्यूक्लियस, है ना। बट न्यूक्लियस को भी कोई कंट्रोल करता है ना। वो कौन करता है? वो करता है केंद्रक की लुगाई। हाँ जी, केंद्रक की लुगाई समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना। तो उसको कहते हैं अपने केंद्रिका। केंद्रिका का कार्य है कि वो केंद्रक की एक्टिविटी को कंट्रोल करे, है ना। जिस प्रकार से हमारा जो घर है इसको कंट्रोल कौन करता है? होम मिनिस्टर यानी कि लुगाई, पत्नी। उसी तरीके से इसकी जो है केंद्रिका वो इसको कंट्रोल करती है, और केंद्रक कंप्लीट जो ऑर्गेनेल्स है उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इनका जब हम आगे डिटेल से देखेंगे तो अपन वहां और अच्छे से बात करेंगे। अब आगे चलें कि जो केंद्रक है, केंद्रक का अदर जो पार्ट है सेल का, उससे कनेक्शन जो है वो कनेक्शन कुछ इस प्रकार से रहता है। ऐसे एक जालनुमा, एक सर्पिलाकार नेटवर्क पाया जाता है, और इस जालनुमा या सर्पिलाकार जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को आपने 9वीं और 10वीं कक्षा में अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसको कहते हैं अंतःप्रद्वी जालिका। अंतःप्रद्वी जालिका। क्या कहते हैं? अंतःप्रद्वी जालिका। और इसको हम शॉर्ट में बात करेंगे ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा, अपने कंटिन्यू बात कर रहे थे कि जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ये क्या करता है? कोशिका यानी कि सेल के डिफरेंट जो पार्ट्स है उनको कंट्रोल करता है। तो वो कंट्रोल कैसे करता है? तो कंट्रोल के लिए कोई रास्ता तो चाहिए, है ना। वो रास्ता प्रदान करता है, प्रोवाइड करवाया जाता है अंतःप्रद्वी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करवाता है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंप्लीट नेटवर्क पाया जाता है। इसको आप एंडोस्केलेटन भी कह सकते हो, है ना। तो इसका मुख्य कार्य है केंद्रक के यानी कि न्यूक्लियस के मैसेज को कंप्लीटली पास आउट करना। अब देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विषय में महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप की होती है, ड्यू टू प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ये 2 प्रकार से होती है। पहले अगर हम बात करें ऐसे अंतःप्रद्वी जालिका जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट हो तो खुरदरी सतह बन जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खुरदरी
क्या कहते हैं, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, यानी कि RER। इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कॉल्ड ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ राइबोसोम पार्टिकल, है ना। एक और होती है अंतःपर्दवी जालिका, जिसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, और ऐसी अंतःपर्दवी जालिका को कहते हैं हम चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, और उसको अपन शॉर्टकट में कहते हैं SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अभी हमने चर्चा की अंतःपर्दवी जालिका की। तो दो प्रकार से होती है, राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। इट मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आर टू टाइप विच प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ राइबोसोम पार्टिकल। इफ राइबोसोम आर प्रेजेंट, it's called rough endoplasmic reticulum, and if ribosome are absent, so this type endoplasmic reticulum is called smooth endoplasmic reticulum। ठीक है, अब देखें, अब साथ साथ में यहां थोड़ा इसका काम भी बताता हूं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो राइबोसोम है, इनका क्या काम है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। क्या करना भी, प्रोटीन का निर्माण करना, ये इनका मुख्य यानी कि मेन वर्क होता है। इसी तरीके से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका मेन वर्क होता है लिपिड से। क्या होता है भी, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, यानी कि लिपिड का जो निर्माण है उससे संबंधित इसका कार्य होता है। समझ में आया। देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। केंद्रक के आसपास एक और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको स्लीपर सेल लाइक, है ना, स्लीपर लाइक ऑर्गन कहते हैं। यानी कि हमारा जो जूता है या चप्पल है, उसकी आकृति का एक और इंपॉर्टेंट अंग पाया जाता है, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। याद होगा आपको, 10वीं में आपने पढ़ा है इसको, और क्या कहते हैं, इसको अपन और कहते हैं बिजली घर। क्या कहते हैं, बिजली घर, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। कारण कि ये वो अंग है जो हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा बनाता है। किसके रूप में, एटीपी के रूप में। यानी कि जो एटीपी जो है, उस एटीपी के रूप में ये एनर्जी यानी कि ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम चर्चा आगे इस टॉपिक पर करेंगे। नेक्स्ट बात करें एक और इंपॉर्टेंट अंग, इसको बोलते हैं गोल्जी काय। देखिए, अगर हम जो तस्तरी होती है ना, प्लेट, उन 2-4 प्लेट को एक के ऊपर एक रख दें तो एक स्ट्रक्चर बनेगी। उस स्ट्रक्चर को कहेंगे गोल्जी काय, यानी कि गोल्जी बॉडी। इसको प्लांट के केस में बोलते हैं डिक्टियोसोम, ये इसके अदर नेम है। तो मुख्य रूप से गोल्जी जो काय है, गोल्जी बॉडी जो है, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा अब और बात करें, एक और इंपॉर्टेंट कोशिकांग जो है वो है हमारा लाइसोसोम। कौन है, लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम है, अगर आपको 10वीं में याद है तो आपने पढ़ा होगा, इसको कोशिका की आत्मघाती थैलियां कहते हैं, है ना, अ सुसाइडरी बैग ऑफ सेल। क्यों कहते हैं, देखिए क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका देखिए मुख्य वर्क क्या है, मेन वर्क क्या है कि जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी वेस्ट है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, यानी कि हानिकारक या जो उत्सर्जित जो पदार्थ है, उसको गलाने का यानी कि ठिकाने लगाने का जो काम है, डिस्ट्रॉय करने का जो काम है, वो लाइसोसोम का है। अब देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इसके जो सब्सटेंस है, एंजाइम है, वो लाइटिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं अभी, ये आपके लाइटिक यानी कि गलाने वाले नेचर के होते हैं, और ये कई बार इतने ज्यादा आ जाते हैं कि अदर ऑर्गेनेल्स को लाइक राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी को भी रैप्चर कर देता है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब आप बताएं, अगर एक सेल में से इन सब को निकाल दिया जाए, फाइनली केंद्र को भी रैप्चर कर दिया जाए, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि कोशिका खत्म हो जाती है, डेड हो जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैलियां, यानी कि सुसाइडरी बैग ऑफ द सेल कहते हैं। देखिए, अभी तक हमने जो भी चर्चा की है, ये एक नॉर्मल प्लांट सेल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब कुछ कुछ चीजें और रह गई है, जैसे रोम यानी कि हेयर।
हमने पौधों को देखा होगा, पत्तियों के ऊपर या कई बार तनों के या जड़ों के ऊपर रोम पाए जाते हैं, है ना। अ हेयर लाइक सब्सटेंस अपीयर होती है, तो वो इनके आउटर साइड के ऊपर प्रेजेंट होती है। उसके अलावा छोटे छोटे और ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक स्फीरोसोम, पैरोक्सिसोम, एक ऑर्गन्स और होता है, उसको कहते हैं आपके पैरोक्सिसोम। मैं यहां बताता हूं, इसको कहते हैं पैरोक्सिसोम। इंपॉर्टेंट है, जब हम ये टॉपिक करेंगे तब उसको हम अच्छे से और डिफाइन करेंगे। अब बेहद इंपॉर्टेंट, हम पढ़ क्या रहे हैं, पादप कोशिका, प्लांट सेल। तो एक चीज बताएं, पादप जो है, प्लांट जो है, वो कौन से कलर के होते हैं सामान्यतः? हमें पता है हरे रंग के, है ना, ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, वर्णक है, जिसको मैं अब सब जगह गहरा करके बना रहा हूं। ये प्लांट में, यानी कि पादप जो कोशिका है, उस पादप कोशिका में नंबर ऑफ बहुत सारी एक स्ट्रक्चर होती है, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। और इसी हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट है, उसी की वजह से पौधों के अंदर हरा रंग प्रोवाइड होता है। आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके ऊपर थोड़ी और आगे चर्चा करेंगे। देखो बेटा, हम बात कर रहे थे प्लांट सेल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स है, वो है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से पौधों का जो रंग है, वो रंग क्या होता है? आपके हरा रंग, यानी कि जो ग्रीन कलर है, वो इसी की वजह से होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो हरित लवक है, हरित लवक के द्वारा ही एक प्रक्रिया की जाती है जो पौधों में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है, वो हरे पौधों का मुख्य लक्षण है, कारण कि उनके अंदर ये अंग कोशिकांग पाया जाता है। इसी कोशिकांग की वजह से पौधों को किस ग्रुप में रखा गया है? उनको रखा गया है स्वपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ के अंदर इनको रखा गया है, अर्थात ऐसे जीव या ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए। तो पादप यानी कि पौधा एक ऐसा सजीव है जो इस हरित लवक की वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है? अपना फूड बनाता है, यानी कि भोजन निर्माण की प्रक्रिया करता है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये जो टॉपिक है पादप कोशिका, प्लांट सेल, समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं पुनः एक बार इसको वापस रिवीजन कर रहा हूं, फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आप लोग बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। देखिए, एक पादप कोशिका का सबसे बाहर का जो आवरण है, जिसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। उसके नीचे का जो पतला आवरण है, थिन जो लेयर है, उसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके नीचे जो भी फ्लूइड है, लिक्विड है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जीव द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स यानी कि कोशिकांग पाए जाते हैं। हमने बात की थी कि कोशिकांग कई प्रकार के होते हैं, यूनिमेम्ब्रेन यानी कि एकल कला वाले, डबल मेम्ब्रेन यानी कि दोहरी कला वाले, और कला रहित यानी कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है और एक वेल डेवलप्ड सेल है, तो उसमें कई प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें वैक्यूल यानी कि रिक्तिका, देन न्यूक्लियस। देखिए, एक सेल में जो लार्जर यानी कि बड़े जो ऑर्गेनेल्स हैं, उनमें केंद्रक, देन आपके हरित लवक, और देन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आता है ना। ये वैसे सारे ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, बट ये उनसे भी ज्यादा, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो हरित लवक के ऊपर अभी हमने चर्चा की कि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका में ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बिजली घर या शक्ति घर और पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।
बात करें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की, तो ये पूरी कोशिका का नियंत्रण करता है और जो अनुवांशिक सूचनाएं हैं वो गुणसूत्रों के रूप में यानी कि क्रोमोसोम के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि हेरिडिटी जो है वो ये कंट्रोल करता है। उसके अलावा केंद्र के चारों ओर हमने जो सर्पिलाकार जो आवरण देखा था, उस सर्पिलाकार आवरण को क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कब? जब इसके अंदर क्या मौजूद हो? जब इसके अंदर आपके राइबोसोम मौजूद हो। ठीक है, और राइबोसोम के विषय में हमने बात की थी। इसका मुख्य क्या काम है? इसका मुख्य काम है प्रोटीन का निर्माण करना, यानी कि अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज डन बाय राइबोसोम, है ना। इसी तरीके से अगर वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना जिसमें राइबोसोम अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट हो, तो उसको क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या है? वसा का जो फॉर्मेशन है, डाइजेशन है, यानी कि लिपिड से ये संबंधित है। उसके अलावा हमने बात की कि गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय, इसका भी काम है प्रोटीन निर्माण में हेल्प करना। और जब कोशिका विभाजन हो जाता है तो कोशिका विभाजन के बाद में जो झिल्लियां बनती हैं, है ना, सेल वॉल वगैरह बनती है, उसमें ये अपना रोल प्ले करता है। और लास्ट फाइनल बात करें लाइसोसोम, ये क्या कहलाता है? कोशिका का क्या कहते हैं भी? इसको आत्मघाती थैलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं लाइक स्फीरोसोम, पैरोक्सिसोम, वो भी पादप कोशिका का एक मुख्य लक्षण है। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो और टॉपिक अच्छा लगे, पसंद आए, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे से आगे इसको बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको बताएं। थैंक यू।